एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोरेंसिक स्टेशन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द यूजीसी नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इट्स सिलेबस फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ। तो पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ क्या होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हमें प्रोवाइड करता है द लेक्चरशिप। अगर हमें किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर हम टीचिंग करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे लेक्चरशिप प्रोवाइड करता है असिस्टेंट प्रोफेसर। अपने नेट के एग्ज़ाम के बेसिस पे उस सर्टिफिकेट्स के साथ हम किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वी आर एलिजिबल फॉर डैट। एंड जेआरएफ जो होता है, जेआरएफ हमें प्रोवाइड करता है रिसर्च फेलोशिप। हमारा जो भी कोई भी कैंडिडेट अगर परस्यू करना चाहता है पीएचडी के लिए या रिसर्च के लिए, तो रिसर्च में मेन इशू रहता है हमारी फंडिंग का। अगर फंडिंग सही होगी तो हमारी रिसर्च जो है ज़्यादा अच्छी हो पाती है। तो हमारा यहाँ पे वो इशू हमारा रिजॉल्व करता है हमारा एनटीए। तो एनटीए हमें जेआरएफ क्लियर होने पे एक रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस से। तो पहले क्या कहा गया है इन्होंने, फर्स्ट जो पॉइंट है वो मेंशन करता है कि हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ जो है वो डिपेंड करेगा हमारी जो कोई भी कैंडिडेट है उसकी दोनों पेपर्स। हमारे यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जर्नल पेपर एंड पेपर 2 इंक्लूड्स अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज पेपर। तो दोनों पेपर के जो हमारे एग्रीगेट परफॉर्मेंस रहेगी उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा नेट क्वालिफाइड है या हमारा जेआरएफ क्वालिफाइड है। और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड करता है जेआरएफ एग्ज़ाम को तो वो रिसर्च के लिए परस्यू कर सकता है और वो साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल रहता है। अगर किसी भी कैंडिडेट का सिर्फ नेट क्वालिफाइड होता है या सिर्फ उसको असिस्टेंट प्रोफेसर मिलता है, लेक्चरशिप मिलती है उस बंदे को, तो वो सिर्फ लेक्चरशिप के लिए ही एलिजिबल है। बट अगर किसी का जेआरएफ क्लैरिफाई होता है तो जेआरएफ वाला कैंडिडेट रिसर्च के साथ साथ अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों चीज़ों के लिए ही वो एलिजिबल होता है। एंड जो हमारे जेआरएफ फेलोशिप जो है वो फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं हमारा यूजीसी। एंड ये जो है हमारी जो जेआरएफ वाली जो फेलोशिप है ना, ये हमें वैलिडिटी रहती है इसकी एक, कि अगर 3 साल के अंदर अंदर आपकी जिस डेट पे आपको जेआरएफ क्लियर हुआ, उसका सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है, उस डेट से अगर आपने 3 साल के अंदर कोई भी रिसर्च या कोई भी प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं करा है तो आपको वो फेलोशिप नहीं मिलेगी, वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपका जेआरएफ वहाँ पे। ये तो थी हमारी जर्नल बातें कि जर्नली हमारा यूजीसी नेट के लिए क्या क्या होता है। अगर हम एलिजिबिलिटी इसमें देखें, हम क्वालिफिकेशंस देखें क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, तो हमारी हम फर्स्ट बात कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज होता है यहाँ पे सब सिस्टम। हमारे जितने भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ये कैटेगरी वाइज होते हैं। तो हमारा यहाँ पे जर्नल, अनरिजर्व्ड और जो ईडब्ल्यूएस सेक्शंस हैं इनके लिए है कि 55% मार्क्स हमें अपनी मास्टर डिग्री में होने ज़रूरी हैं। एंड इट्स मैंशनड हेयर विदाउट राउंडिंग ऑफ, कि मतलब अगर हमें 54.8% आए हैं एमएससी में तो वो मार्क्स हमारे 54 ही काउंट होंगे, उन्हें हम 55 एज काउंट नहीं करेंगे। ओके। एंड फॉर द SC, ST, OBC, PWD एंड ट्रांसजेंडर कैटेगरी, इन सब के लिए हमारे जो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया है वो है 50% मार्क्स एंड दैट इज़ विदाउट राउंडिंग ऑफ। एंड कोई भी कैंडिडेट अगर मास्टर डिग्री परस्यू कर रहा है, मतलब कि अभी वो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उनकी फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं, रिजल्ट नहीं आया है, तो वो कैंडिडेट भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है एज द ऑप्शन ऑफ अपेयरिंग। एंड अगर जो हमारा ट्रांसजेंडर कैटेगरी है, ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए स्पेशली अभी नया ऐड हुआ है ये हमारा कॉलम। ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए जो भी रूल्स या जो भी रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करे जाते हैं फॉर द SC, ST एंड PWD कैटेगरीज़ के लिए, वो सभी रिलैक्सेशंस हमारे ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए भी अवेलेबल हैं। बट जो हमारी जो कट ऑफ की लिस्ट लगती है ना, कट ऑफ की लिस्ट हमारे यहाँ पे एक कैटेगरी वाइज लगती है और हर कैटेगरी को अपने अलग अलग कट ऑफ्स की लिस्ट लगती है, सबकी अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो इन सब में सबसे जो लोएस्ट कट ऑफ जाएगी हमारी ट्रांसजेंडर कैटेगरी की। मतलब बाकी सब जो भी क्राइटेरिया है
फीस का, एज का, क्वालिफ़िकेशन का, ये हमारा ट्रांसजेंडर का और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी इन सब का सेम रहेगा। बट अगर हम कट ऑफ की बात देखें तो कट ऑफ सबसे कम हमारा ट्रांसजेंडर कैटेगरी का रहेगा। एंड कोई भी कैंडिडेट जो कि एक पीएचडी होल्डर है या जिनकी एमएससी कंप्लीट हो चुकी है 91 में, 91 या 19 सितंबर 91 में अगर इनकी एमएससी कंप्लीट हो चुकी है तो उन्हें अगर ये एग्ज़ाम देना है तो उन्हें 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है 55% मार्क्स का। तो अगर उन्होंने एमएससी अपने 91 में कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग, तो उन्हें 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वो आप उनकी एलिजिबिलिटी रह जाएगी 50% मार्क्स की। सो अब हम देख लेते हैं एज लिमिट्स क्या क्या हैं इसमें। तो हमारा जो मेनली जेआरएफ है, जेआरएफ के लिए एज लिमिट है 30 ईयर्स की। मतलब कोई भी कैंडिडेट 30 साल के बाद जेआरएफ का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। बट यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशंस जो इनको मिल रहे हैं उनमें आ जाते हैं हमारे ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स। इन सब को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का, कि मतलब वो 35 साल तक, 35 ईयर्स की एज तक अपना नेट का एग्ज़ाम या जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है उन कैंडिडेट्स को जिन कैंडिडेट्स ने LLM करा है, जिनके पास LLM की डिग्री है, उन्हें मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन। और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जो कि आर्म्ड फोर्स में सर्व्ड करा है जिन्होंने। बट किसी भी सिचुएशन में या किसी भी क्राइटेरिया से आप किसी भी कैंडिडेट को 5 साल से ज़्यादा का रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हो इसमें। एंड जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेक्चरशिप के लिए आपको वहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है मैक्सिमम। आप जब तक चाहें तब तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। और रिजर्वेशन पॉलिसीज़ अगर हम देखें तो हमारे जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में एक डिवीज़न है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS। उन्हें मिलता है 10% सीट्स का रिजर्वेशन। एंड हमारे एससी कैंडिडेट्स को मिलता है 50%, 15% सीट्स का रिजर्वेशन। एंड एसटी कैंडिडेट्स को 7.5% सीट्स रिजर्वेशन। एंड ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर अप फॉर 27% का रिजर्वेशन। एंड इन सभी जो पर्टिकुलर कैटेगरीज़ हैं, इन सभी कैटेगरीज़ में 4% रिजर्वेशन जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जो हमारे डिसेबिलिटीज़ वाले जो पर्सन्स रहते हैं उनके लिए 4% का सीट रिलैक्सेशन हर कैटेगरी के अकॉर्डिंगली अवेलेबल है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हमारा क्या क्या एलिजिबिलिटी है हमारे नेट के एग्ज़ाम को देने के लिए। तो अब आगे हम इसमें सिलेबस और देख लेते हैं। सिलेबस को हम एक बार गो थ्रू करेंगे कि हमारे पास हमें पर्टिकुलरली पढ़ना क्या क्या चीज़ें, हमारे टॉपिक्स इंक्लूड कर मतलब कवर अप करने हैं। ओके, सो हमारे पास, हमने जैसे बताया आपको कि हमारे पास 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो हमारा होता है जर्नल पेपर। इसमें हमारे जो जर्नल पेपर जो होता है ये सबके लिए कंपलसरी होता है। मतलब आप चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट लें, आपको अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर के साथ में जर्नल पेपर देना कंपलसरी होता है। जर्नल पेपर जो है इसमें हमारा आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। ये 10 यूनिट्स जो हैं ये हमारे पेपर 1 की। इसमें हम सारा जो भी जर्नल टॉपिक्स हैं हमारे वो सब इंक्लूड्स होते हैं इसमें। एंड पेपर 1 से हमें 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। एंड इन पेपर 2 पे हम यहाँ पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस की, तो हम सिर्फ फोरेंसिक साइंस का ही सिलेबस देखेंगे यहाँ पे। एंड फोरेंसिक साइंस में हमारे पास इंक्लूड होता है, पेपर 1 में है हमारे पास
सॉरी पेपर 2 में हमारे पास यूनिट 1 में आ जाता है फोरेंसिक साइंस की, उसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री, फिजिकल एविडेंस, क्राइम सीन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट्स, क्रिमिनल प्रोसीजर्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग और क्वालिटी कंट्रोल्स, ये सब हमारी फर्स्ट यूनिट में आ जाता है। यूनिट सेकंड में आता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन, पूरा मैकेनिज्म, फंक्शंस, एप्लीकेशंस, ये सब हमारा यूनिट 2 में इंक्लूड होता है। इसमें आ जाता है हमारा माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, न्यूटन एक्टिवेशन एनालिसिस, एक्सरे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफिक, हाइफिनिटी टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनो एसे। यूनिट 3 जो है हमारी यूनिट 3 इंक्लूड करती है हमारी सीरोलॉजी। यूनिट 3 में हमारी मेनली सीरोलॉजी आ जाता है, डीएनए आ जाता है एंड वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स। यूनिट 4 में है हमारे पास टॉक्सिको, मतलब हमारी कंप्लीट पूरी टॉक्सिको, जिसमें हमारा सारे अल्कोहल्स, हमारे जितने भी पॉइजन्स हैं, ड्रग्स हैं, हमारे उसको कलेक्शन करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, टेस्ट करना, ये सब हमारे पास आ जाता है यूनिट 4 में। यूनिट 5 जो है वो इंक्लूड करती है हमारी फायर आर्म्स। हमारे पास फायर आर्म्स, उनकी पूरी अंदर की कंपोजिशन, मैकेनिज़्म, इंटरनल एक्सटर्नल, जितनी भी बैलिस्टिक्स हैं हमारे पास, इंटरनल एक्सटर्नल टर्मिनल, टूल मार्क्स, उनका रिस्टोरेशन करना, ये सब हमारे पास आता है यूनिट 5 में। एंड यूनिट 6 जो है, यूनिट 6 हमारी इंक्लूड करती हैं आर्सन केसेस, explosives, bombs, investigation and photography। एंड यूनिट 7 जो है, यूनिट 7 में हमारे पास जितने भी जो हमारे मेनली जो ये कोरोबरेटिव टाइप के एविडेंसेस होते हैं ना, वो सारे हमारे पास यूनिट 7 में आ रहे हैं, जैसे कि हेयर एयर फाइबर, पोलन्स एंड डायटम्स, डस्ट एंड सॉइल, पेंट्स, ग्लास, सीमेंट एंड also includes computer forensics, mobile forensics, okay। and in यूनिट 8 हमारी मेनली कंटेन करती है फिंगरप्रिंट्स को। यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रैक मार्क, बायोमेट्रिक सिस्टम, वॉइस एनालिसिस, ओके। एंड यूनिट 9 जो है, यूनिट 9 हमारी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है। अगर हमें पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन कवरअप कर लें तो हमारी यूनिट 9 जो है इट्स कंप्लीट। एंड यूनिट 10 जो है, हमारी यूनिट 10 इंक्लूड करती है हमारी फोरेंसिक मेडिसिन को। इसमें हमारे मोड्स एंड मैनर ऑफ डेथ्स, पोस्टमार्टम एंड एंटीमॉर्टम चेंजेस, टाइम सिंस डेथ, इंजरीज एंड वूंड्स, हमारा डिटर्मिनेशन करना सेक्स की, ओरिजिन, एज, सूचर, इंडिविजुअलाइजेशन एंड ह्यूमन डेंटेशन और फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। ये सब हमारा इंक्लूड होता है पेपर 2 फोरेंसिक साइंस में, जिनको अब हमें पढ़ना है। सो अब हम रोज़ एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे अबाउट द पेपर 2 एंड पेपर 1। सो आई विल ट्राई कि मैं आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे और एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच and please do like and subscribe our channel. Thank you for watching.